हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान पढ़ाई पर भी लगा रहे होंगे। बच्चों, मैं सुनील कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। बच्चों, मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का कुछ वीडियो शेयर करूंगा। आज समकालीन भारत भाग 2 भूगोल के अंतर्गत पाठ 1 संसाधन एवं विकास के संबंध में चर्चा होगी। बच्चों, जैसे कक्षा 9 में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 पुस्तकों का अध्ययन किए थे, उसी तरह कक्षा 10 में भी 4 पुस्तकों के बारे में अध्ययन करना है। हालांकि कोरोना महामारी में सरकार ने 30% सिलेबस कम किया है। आज जो हम लोग संसाधन एवं विकास चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यह 2021 के बोर्ड परीक्षा में सिलेबस में है। तो बच्चों, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। इसमें जो शिक्षण के प्रमुख बिंदु होंगे, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग संसाधन एवं उसके वर्गीकरण, संसाधन नियोजन एवं उनका संरक्षण, भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप, भारत के प्रमुख मृदा एवं उनकी विशेषता के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की। संसाधन से आशय उन वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो हमारी आवश्यकताओं को दीर्घकाल तक पूरा करने में सक्षम हो। अर्थात मानव अपने तकनीकी ज्ञान से जब प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने उपयोगी बनाता है तो उसे संसाधन कहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। कहने का आशय है कि संसाधन मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान से प्राप्त करता है, बनाता है और उसे समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जैसे प्रारंभिक काल में कोयला प्रकृति में था, किंतु हम उसका उपयोग पत्थर के रूप में करते थे। किंतु जैसे ही तकनीकी के माध्यम से कोयले का उपयोग करना हम सीख लिए तो वह हमारे लिए एक ऊर्जा का संसाधन बन गया। बच्चों, आगे बात करते हैं संसाधन के प्रकार की। संसाधन का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। इसमें जो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कहने का आशय एक संसाधन की उत्पत्ति में किसका योगदान है। तो इस आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनमें जीवन था या जीवन है, और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है। जैव संसाधन जैसे पशु संसाधन, वन संसाधन। अजैव संसाधन जैसे खनिज संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय योग्य जिनका वैसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वन आदि। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग संभव नहीं है, अर्थात दूसरी बार के लिए वो उपलब्ध नहीं रहते, वो समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे कोयला, स्वामित्व के आधार पे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का योगदान होता है, स्वामित्व होता है। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें समुदाय का स्वामित्व होता है। राष्ट्रीय जिस पे राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी देश का, किसी राज्य का
अधिकार होता है तो वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जिस पर पूरे विश्व का स्वामित्व होता है, अर्थात किसी एक देश का स्वामित्व न होकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का स्वामित्व होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के आधार पे संसाधन को 3 वर्गों में रखा गया है: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन एवं संचित संसाधन। संभावित संसाधन वह संसाधन है जिसकी संभावना भविष्य में है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में पवन ऊर्जा की संभावना है, तटीय भागों में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। विकसित संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव अपने तकनीकी से विकसित किया है, जिसके बारे में जानकारी हासिल कर चुका है। और संचित संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव विकास करके भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा है। बच्चों, इसके बाद आती है बात संसाधन नियोजन की। चूँकि हमारी आवश्यकताएं काफ़ी अधिक है और संसाधन सीमित मात्रा में, अतः संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत जैसे देशों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता तो है किंतु इनका विकास समान रूप से नहीं हुआ है, वहाँ संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक हो जाता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्न बातों पर ध्यान देना होता है। पहला है विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनका वर्गीकरण करना। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त और संस्थागत ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन का संरक्षण। संसाधन मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु यदि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग न किया जाए तो अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए। सतत पोषणीय विकास। अगला जो बिंदु है वह है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का आशय ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और विकास की यह प्रक्रिया भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक न हो। अर्थात एक विकास की एक ऐसी अवधारणा जो आज की विकास की आवश्यकताओं को तो पूरा ही करे, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उस समय तक भी या उनको भी संसाधन की सुलभता बनाए रखने से है। रियो डी जनेरो सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों की ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसमें विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति और एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। बच्चों, एजेंडा 21 जो है यह एक घोषणा पत्र है जिसमें 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, इसमें भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को हासिल करना था। इस एजेंडे का मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपना 21 बिंदु एजेंडा तैयार करना, जिसमें समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के आधार पर विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना मुख्य उद्देश्य रहा। बच्चों, अब आगे बात आती है भूमि संसाधन की। भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य
जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है जिनका उपयोग हमें बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। भारत में लगभग 43% भूभाग पर मैदान, 30% भाग पर पर्वत और 27% भाग पर पठार का विस्तार है। भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप भारत के लगभग 93% भूभाग के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिसके 46% भाग पर कृषि कार्य, 18% भाग पर वन, 18% भाग पर बंजर एवं अन्य गैर कृषि कार्य। अन्य गैर कृषि कार्य से मतलब आवास, परिवहन के सड़क, मार्ग, फैक्ट्री आदि भी सम्मिलित इसमें हैं। और 5% भाग पर चारागाह क्षेत्र का विस्तार है। इसमें बड़े स्तर पर प्रादेशिक विभिन्नता परिलक्षित होती है। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% भूभाग पर खेती होती है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों में 10% से भी कम भूभाग पर खेती की जाती है। बच्चों, भारत के लिए या सभी देशों के लिए एक राष्ट्रीय वन नीति होती है, जिसके अंतर्गत देश के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, किंतु धीरे धीरे इसकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक संगठन में ऋणात्मक बदलाव को भूमि निम्नीकरण कहते हैं, जैसे भूमि का लवणीय होना, भूमि का क्षारीय होना आदि। पशुचारण एवं खनन से भी भूमि का क्षरण होता है, अर्थात पशुचारण, अति पशुचारण और अंधाधुंध खनन से भूमि का निम्नीकरण होता है। अतः आवश्यक है कि भूमि संरक्षण अपनाया जाए। इसके लिए निम्नोक्त कार्य किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वन रोपण किया जाए, चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए, मरुस्थलों के विस्तार को रोकने के लिए, रेतीले टीले को रोकने के लिए कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर नियंत्रित किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ों पे कंटूर विधि से खेती की जाए और सिंचाई की तकनीकों में बदलाव लाया जाए। अगला बिंदु जो है वह है मृदा संसाधन। बच्चों, मृदा भूमि का ऊपरी भाग, भूमि का वह ऊपरी भाग जिस पर खेती कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, वह मृदा संसाधन कहलाता है। भारत में उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर मृदा 6 प्रकार की होती है। पहला पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जड़ोई मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पांचवा लेटराइट मिट्टी, छठवां मरुस्थलीय मिट्टी। बच्चों, अब हम लोग एक एक मिट्टी का विवरण देखेंगे। पहली जो मिट्टी है वह पर्वतीय मिट्टी। यह जो मिट्टी का विवरण है, यह मानचित्र में जो 5 नंबर का प्रश्न आता है उसमें से भी 1 नंबर का प्रश्न इससे संबंधित हो सकता है। कभी कभी इससे के ऊपर से भी संबंधित हो सकता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है इसके वितरण को। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के उत्तरी भागों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में यह मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे बागानी खेती, फलों की खेती, आलू आदि का उत्पादन किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी भारत के विस्तृत भूभाग पर फैली है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी मैदान या सतलज का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, कच्छ और ये
पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में इस तरह की मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी अर्थात जहाँ पे सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसे बांगर, और नूतन जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे सामान्यतः बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँच जाता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। अगली जो मिट्टी है वह काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसे रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार दक्कन पठार पर पाया जाता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से फैले लावा परतों के अपक्षय एवं पर्दन से हुआ। इस मिट्टी में नमी धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना की अधिकता होती है। यह मिट्टी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों में अधिकांश पाया जाता है। गुजरात के पठारी भागों में भी इसका विस्तार है। अगली जो मिट्टी है वह लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। इस मिट्टी का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। अगली जो मिट्टी है वह लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट का होता है। इसका निर्माण आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक के आने के कारण होता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र के कुछ भागों में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के भागों में, उड़ीसा के कुछ भागों में है। यहाँ काफ़ी काजू आदि की फसलें उगाई जा सकती है। अगली जो मिट्टी है वह है मरुस्थलीय मिट्टी। भारत के पश्चिमी राजस्थानी भाग में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। यहाँ शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम पाई जाती है। इस कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। सिंचाई की उचित व्यवस्था करके इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। मृदा अपरदन। बच्चों, जो अगला बिंदु है वह है मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। सामान्यतः मृदा के बनने और उसके अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती है, परंतु मानव की अति सक्रियता जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण कार्य, अति खनन से अपरदन की क्रियाओं में तेजी आई है। अपरदन के प्रमुख कारक बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, भूमिगत जल आदि हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होती है, जैसे सिंचाई की परंपरागत तकनीक, गलत ढंग से जुताई, उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। मृदा संरक्षण। मृदा की दीर्घकालीन उपलब्धता एवं उर्वरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसका संरक्षण किया जाए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे हरित पेटी का निर्माण। मरुस्थलीय मिट्टी के विस्तार के लिए हरित पेटी का निर्माण किया जाता है। पहाड़ी भागों में वृक्षारोपण, अधिकतम वृक्षारोपण किया जाए, जिससे मिट्टी का कटाव कम से कम हो। मैदानी क्षेत्रों में जो खुले भाग हैं वहाँ पे भी काफ़ी वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, जिससे
मिट्टी का कटाव कम हो। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती के द्वारा मृदा के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। सिंचाई की जो परंपरागत तकनीकी है उसमें बदलाव करके उसके स्थान पे टपक सिंचाई विधि द्वारा या अन्य सिंचाई के तकनीकी द्वारा मृदा संरक्षण को, मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। रसायनों का उचित मात्रा में प्रयोग, मृदा परीक्षण के उपरांत रसायनों का, कीटनाशकों का उचित मात्रा में प्रयोग के द्वारा मृदा संरक्षण को बनाए रखा जा सकता है, मृदा की उर्वरता को बनाया जा सकता है। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग संसाधन क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और किन किन भागों में वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। और यह जो है यह परीक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसाधन का नियोजन क्यों, कैसे किया जाता है, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, भारत में भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है, भारत में प्रमुख मृदा कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, मृदा अपरदन एवं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, मृदा का अपरदन कैसे रोका जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पिछले 2020 में जो एक इस चैप्टर से प्रश्न आया था, वो तो एक प्रश्न था काली मिट्टी के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, कपास की मिट्टी, कपास के लिए कौन सी मिट्टी प्रमुख है। यह प्रश्न विगत वर्ष में आया था और इस साल इससे बड़े प्रश्न आने की संभावना है। 6 नंबर में भी प्रश्न आ सकता है, भारत की मिट्टी और उसकी विशेषताएं, मृदा अपरदन एवं उनका संरक्षण, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना काल में सिलेबस कम किया जा रहा है और भविष्य में भी हो सकता है कम हो, तो कम से कम इस लेसन को काफ़ी ध्यान से आप लोग देखेंगे। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी दिक्कतें होगी आप लोग हमें बताइए, उसमें जो भी ज़रूरी सहायता होगी उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो का लाभ लेंगे। धन्यवाद।